संसदीय प्रणाली के लाभ। इसमें कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध पैदा नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के बहुमत के समर्थन से ही निर्मित होती है। संसदीय प्रणाली अत्यंत लचीली होती है। इसमें प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई ऐसा निश्चित कार्यकाल नहीं होता उससे बीच में हटाया ही न जा सके। जिस क्षण कार्यपालिका विधायिका के बहुमत का समर्थन खो देती है, उसी समय उसकी सरकार भंग हो जाती है। जिन देशों में धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय या भाषागत वैविध्य ज़्यादा होती है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्गों को कार्यपालिका में उचित प्रतिनिधित्व इस प्रणाली में मिल जाता है, क्योंकि अध्यक्ष प्रणाली में साधारणतः नहीं मिल पाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाली सरकार को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष या लगातार दबाव बनाए रखता है। यदि विपक्ष की आलोचनाओं के कारण सरकार बहुमत समर्थन खो देती है तो सरकार गिर सकती है। अब देख लेते हैं संसदीय प्रणाली की कमियां। इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका की जिम्मेदारियों के साथ साथ विधायिका की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण सरकार का पूरा ध्यान कार्यपालिका दायित्व पर नहीं रह पाता। सरकार हमेशा अस्थिरता का खतरा बना रहता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा अपना अस्तित्व बचाने में ही नष्ट हो जाती है। वह दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने या कठोर निर्णयों को लेने का साहस नहीं दिखा पाती। इस प्रणाली मंत्रिमंडल का चयन विधायिका से ही करना पड़ता है, जिसके कारण सर्वाधिक योग्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाते और सरकार बेहद औसत कम या योग्यता वाले मंत्रियों के भरोसे ही चल पाती है। देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता। इसमें कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, बल्कि ये तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचक करता है। दोनों ही स्थिति में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाममात्र का राजाध्यक्ष नहीं होता, वह वास्तविक राजाध्यक्ष भी होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है, वह किसी अन्य के सलाह के अनुसार निर्णय लेने में को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह विधानमंडल के एकदम पृथक होता है, उसका अंग नहीं होता। इसलिए विधानमंडल सामान्य स्थितियों में उसे हटा नहीं सकता। केवल विरलतम स्थितियों में विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, किंतु यह प्रक्रिया मनमाने तौर पर नहीं हो सकती। राष्ट्रपति यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो दृष्टि में वह विभाग मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य हो। चूँकि कार्यपालिका विधायिका का एक दूसरे से पृथक होती है, इसलिए कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था की तरह शक्ति नहीं होती वह अपने विवेक के अनुसार विधानमंडल को भंग कर सके। अध्यक्षीय प्रणाली के लाभ। शक्तियों में पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण शासन का कोई भी अंग नागरिकों के साथ गलत बर्ताव नहीं कर पाता। इसमें शासन की स्थिरता होती है और राष्ट्रपति निश्चित होकर अपनी योजनाओं को लागू कर पाता है। मंत्रिमंडल के चयन में योग्यता और कुशलता को पूरा महत्व मिलता है, क्योंकि मंत्रियों को विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाने की बाध्यता नहीं होती। इससे प्रशासन में कुशलता आ जाती है। चूँकि कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, इसलिए उसका पूरा ध्यान प्रशासनिक कार्यों पर रहता है, जो देश की शासन व्यवस्था के पक्ष में होता है। अध्यक्षीय प्रणाली की हानियाँ देख लेते हैं। इसमें कई प्रकार की विधायिका और कार्यपालिका के टकराव या गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कार्यपालिका का प्रधान एक दल से हो जबकि विधायिका में दूसरे दल का बहुमत हो तो एक गतिरोध पैदा हो जाती है और वह शासन व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। चूँकि राष्ट्रपति विधायिका का कार्यकाल पूर्णतः निश्चित होता है, इसलिए वे पूर्णतः निश्चित रहते हैं और कई बार जनमत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। निश्चित किंतु यह मानने में कोई समस्या नहीं है कि आज हम निश्चित कार्यकाल की स्थिरता होने के कारण यदि जनता चाहे भी तो राष्ट्रपति को बीच में नहीं हटा पाती। चाहे राष्ट्रपति को हासिल
लोक समर्थन शून्य ही क्यों न हो जाए। यह प्रणाली सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के कंधे पर डाल देती है और इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि यदि व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई चूक कर बैठा तो समाज और देश से उसकी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि समाज विभिन्न धर्मों, जाति और भाषाओं के लोग रहते हैं तो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन पाता है जो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा हो। यदि स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर और सुरक्षा का संकट हमेशा बना रहता है। देख लेते भारत की शासन प्रणाली। भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्ष प्रणाली बेहतर होगा या संसदीय प्रणाली। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुना, जिसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, जब भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था, तथा द्वितीय, भारत के विद्यमान क्षेत्रीय, सामाजिक और धार्मिक वैविध्य को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज़्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी। 1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई, कुछ लोगों ने यह कहा अध्यक्ष प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का चयन किया जाना उपयुक्त था। लोकतंत्र एवं संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास। लोकतंत्र और संविधानवाद को सामान्यतः आधुनिक काल से जोड़कर देखा जाता है। क्यों लोकतंत्र में कुछ उदाहरण प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में दिखाई पड़ते हैं, जहां नगरों के स्वतंत्र नागरिक परस्पर मिलकर राजनीतिक निर्णय करते हैं। ध्यातव्य है कि यह अधिकार दासों को प्राप्त नहीं होता, स्त्रियों को भी शतार्थ। इस वर्ग में वंचित सभी स्वतंत्र जन एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। ऐसे लोकतंत्र आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। वैदिककालीन भारत जो सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी, उनके भीतर भी लोकतंत्र के बीज देखे जा सकते थे। इसी प्रकार संविधानवाद व व्यक्ति व्यवस्थित विकास प्राचीन काल में चाहे पूर्ण न हो सका। वैचारिक स्तर पर यह ऐसी कोशिशें कहीं कहीं दिख जाती हैं। हम्मुराबी की संहिता 1780 ईस्वी में बेबीलोनियाई सभ्यता के छठे राजा हम्मुराबी द्वारा लिखित 282 कानूनों का संग्रह। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विद्यमान सैद्धांतिक स्थापनाएं इसी की ओर संकेत करती हैं। किंतु मानने में कोई समस्या नहीं है कि आज हम जिस लोकतंत्र और संविधानवाद को जानते हैं, उसका प्रत्यक्ष संविधान 17वीं-18वीं शताब्दी की कुछ खास घटनाओं से है। ऐसी घटना जो निम्नलिखित है। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति है 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड 1688 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड में राजतंत्र चला था और जेम्स द्वितीय वहाँ का राजा था। चूँकि आधुनिक चिंतन की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी और जॉन लॉक जैसे उदारवादी चिंतकों के प्रभाव के कारण व्यक्तिवाद का विकास हो रहा था। समाज में सभी व्यक्ति निरंकुश राजतंत्र से परेशान होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था का तलाश कर रहे थे। इसलिए यह क्रांति संपन्न हुई और यह रक्तहीन क्रांति ब्लडलेस रिवॉल्यूशन थी, क्योंकि जनमत के विरोध को देखकर राजा ने चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार कर लिया और जन समुदाय ने राजा की बेटी मेरी और उसके पति विलियम राज्याभिषेक शांतिपूर्ण तरीके से करा दिया। इस क्रांति से राजतंत्र समाप्त हो गया और संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली शुरू हुई, जिसमें शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना और राजा की भूमिका सिर्फ नाम मात्र के राजाध्यक्ष नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट या औपचारिक प्रधान की रह गई थी। अमेरिकी क्रांति 1776 में। यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना अमेरिका में घटी। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था और यहाँ उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक लंबा आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद स्वतंत्र क्षेत्र में अमेरिकी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। उसने संविधानवाद का तथा लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। 13 अमेरिकी राज्यों सहमति से निर्मित संघात्मक ढांचा पर आधारित अमेरिकी संविधान 1787 ईस्वी में लागू हुआ, जो अपने
अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की संविधानवाद की शुरुआत 100 साल पहले हो चुकी थी, किंतु वहाँ लिखित संविधान नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में घटित महत्वपूर्ण घटना, जिसके मूल अमेरिकी क्रांति भी एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व थी। इस समय फ्रांस की जनता में मध्य वर्ग पर्याप्त महत्व स्थापित हो चुका था। वह रूसो के नेतृत्व में गणतंत्रात्मक राज्य शासन पद्धति के लिए संघर्ष कर रही थी। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वें ने जन आंदोलन को ठीक से समझ नहीं सका। उसने जनता के स्थान पर कुलीन वर्ग तथा पुरोहित वर्ग को महत्व दिया। फलतः जनता ने 1779 से 1793 के आंदोलन के दौरान राजतंत्र या कुलीन वर्ग के शासन को उखाड़ फेंका और जनता की प्रभुता की घोषणा कर दी। इन 3 बड़ी क्रांतियों के बाद धीरे धीरे विश्व की अधिकांश देशों में राजतंत्र, उपनिवेशवाद, अधिनायक तंत्र, धर्मतंत्र और साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन होने लगे तथा जनता ने लोकतंत्र और संविधानवाद की मांग की पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया। भारत जैसे पराधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष इसी प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ। इनमें से अधिकांश देशों ने स्वाधीनता के बाद अपने विकास के लिए लोकतंत्र और संविधानवाद के रास्ते का ही चयन किया। 20वीं सदी के मध्य तक विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र तथा संविधानवाद स्थापित हो गया। वर्तमान समय में संविधानवाद के पक्ष में विद्यमान चुनौतियाँ। संविधानवाद का सार तत्व यही है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग शासन के अंग करे। शासन के वही अंग करे जिन्हें संविधान के अनुसार उन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया और वे शक्तियों का प्रयोग उन्हीं मर्यादाओं के भीतर रहकर करे जो संविधान उन आरोपित की हो, किंतु समाज और राजनीतिक स्थितियाँ अत्यंत जटिल होती हैं और उनमें से कई स्थिरताएँ संविधानवाद के सामने चुनौती पेश करती हैं। ऐसी प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। कई विकासशील और नवस्वाधीन देशों में तो बड़ी चुनौतियाँ संविधान सम्मत शासन प्रणाली को बचाए रखने की है। भारत में अपवाद को छोड़ दे तो एशिया, अफ्रीका और अधिकांश नवस्वाधीन देशों ने संवैधानिक सरकार को गिराकर सैनिक प्रशासन की स्थापना उदारता प्राय दिखते रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार में भी ऐसी स्थितियाँ दिखती रही हैं। कई देशों में, विशेषतः विकासशील देशों में, व्यक्ति पूजा का महत्व बहुत अधिक है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष का महत्व इतना अधिक हो जाता है कि सभी संवैधानिक संरचनाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका इत्यादि के पिछलगू बन जाते हैं। कुछ देशों में ऐसा करिश्माई नेतृत्व के कारण होता है तो कुछ में जन भावनाओं के कारण। भारत में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासन में प्रायः ऐसी स्थितियां देखी गई। चीन में माओ, सोवियत संघ में लेनिन और स्टालिन, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो आदि को भी ऐसा ही जन्म समर्थन हासिल रहा। कई देशों में कुछ दबाव समूह इतने प्रभावी हो जाते हैं कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को उनके दबाव के अनुसार निर्णय करने को बाध्य होना पड़ता है। अमेरिकी में कुछ व्यापारी घराने अमेरिकी आर्थिक नीतियों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। लगभग यही स्थिति भारत जैसे देशों की भी है। जन संपर्क, मास कम्युनिकेशन के साधन आजकल बहुत अधिक महत्व रखने लगे हैं। वे प्राय जनमत को बनाने व बदलने की शक्ति भी रखते हैं। यदि संचार के साधनों पर किसी वर्ग या दल विशेष का नियंत्रण हो तो वह जनमत तथा संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मीडिया उन कंपनियों को भ्रष्टाचार या प्रायः मौन रहता है जो विज्ञापन देती है या उसके खर्च को उठाती है। जिन समाजों में जनसाधारण के संस्कार रूढ़िवादी या सामंती होते हैं वहाँ संविधानवाद सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसी रूढ़िवादी लोग अपनी परंपराओं की रक्षा के नाम
पर संवैधानिक ढांचों को पूर्णतः खारिज करने को तैयार रहते। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और खाप की पंचायतों ने इसी तरह अतिवादी फैसले दिए। वे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार तथा जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। स्पष्ट है कि जब तक समाज की सोच न बदले तब तक संविधानवाद की स्थापना करना कठिन है। जिन देशों में गरीबी, निरक्षरता और अंधविश्वास जैसी समस्याएं ज़्यादा होती है वहाँ भी संविधानवाद ठीक से काम नहीं करता। इसका प्रमुख कारण है कि गरीब और निरक्षर लोग अपने संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों को ठीक से नहीं जान पाते, और यदि वो अपने अधिकार को जान भी लेते तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका के माध्यम से उन्हें हासिल कर सके। पुनः समाज को पिछड़े वर्गों की परंपरा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए भी ये वर्ग संविधानवाद की मान्यताओं के अनुसार नहीं चल पाते। अधिकारी तंत्र, जो संविधानवाद की स्थापना के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है, कई बार संविधानवाद को नुकसान पहुंचाता। लोक कल्याणकारी राज्य के सफलता संचालन के लिए बहुत बड़ी संख्या अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें शक्तियां भी देनी पड़ती है, किंतु बहुत से अधिकारी इन शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं या उनका दुरुपयोग व्यक्तिगत हित के लिए करने लगते हैं, जो संविधानवाद की मान्यताओं के विपरीत सिद्ध होता है। लोकतांत्रिक देशों में कभी कभी लोकप्रिय नेता स्वयं संविधान का अतिक्रमण करते हैं। वे अपने लोक समर्थन के बल पर संवैधानिक संस्थाओं का नियमों को खारिज कर जनता की अदालत में बड़े फैसले लेने की कोशिश करते। उदाहरण के तौर पर आरक्षण की मांग को लेकर रेल मार्ग और सड़कों को जाम कर देने की घटना इसी के उदाहरण है। गरीब देशों के संवैधानिक तंत्र वहाँ भी कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं को दबावपूर्ण नीतियों को स्वीकार करना पड़ता है। 1991 के आसपास भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी तनाव से गुजरी है। जिन देशों में तीव्र सामाजिक परिवर्तन घटित होते रहते हैं वहाँ संविधानवाद सफल संचालन के राज्य को बहुत मजबूत होना पड़ता है, किंतु प्रायः ऐसा हो नहीं पाता। भारतीय शासन व्यवस्था को मूल्यांकन किए जाए तो प्रायः संविधानवादी शासन को ठीक तरीके से चलता है। यह भारत के साथ स्वाधीन हुए देशों की तुलना करते हुए और ज़्यादा प्रामाणिकता से कही जा सकती है, किंतु चूँकि अभी भारत परंपरावादी समाज के ढांचे से आधुनिक समाज बनने की ओर गतिशील है और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में अभी पूर्ण नहीं है, इसलिए संविधानवाद के विचलन के कुछ उदाहरण यहाँ नज़र आ जाते हैं। तब भी यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि भारत की राज्य व्यवस्था ने इस दिशा में जितनी प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टियों से किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र के प्रकार, चलिए लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं। जनता और शासन के संपर्क के आधार, विचारधारा के आधार पर, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। चलिए देख लेते हैं। पहला, राजतंत्र और जनता और शासन के संपर्क के आधार पर। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। विचारधारा के आधार पर एक होता है उदारवादी या उदार लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है समाजवादी लोकतंत्र। और राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर कौन कौन चार होते हैं कि दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय और बहुदलीय लोकतंत्र। ठीक है।